बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2024 और 31 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया साइंड अ कल्चरल property agreement with which country to prevent and curb the illicit trafficking of antiquities। फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है चाइना, फोर्थ ऑप्शन है जापान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए USA। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और अमेरिका ने प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी से निपटने के लिए अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति में श्री गोविंद मोहन और अमेरिकी राजदूत एरिक गोसेंटी द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता 1970 के यूनेस्को सम्मेलन के अनुरूप है। CPA का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और तस्करी की कई कलाकृतियों को वापस करना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि 1976 से 358 प्राचीन वस्तुओं को वापस लाया गया है, जिनमें से 2014 से 345 वापस लाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है जो एक व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा? रिसेंटली विच कंट्री हैज पास्ड इट्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट, a sweeping law that will set limits for big greenhouse gas emitters। फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका या फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है जो एक व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है जो पेरिस जलवायु समझौते के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करता है। कानून प्रमुख प्रदेशों के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करता है और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए स्थानीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। एक प्राथमिक लक्ष्य कोयले से उत्सर्जन को कम करना है जो दक्षिण अफ्रीका का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, जो इसे शीर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक बनाता है।
यह अधिनियम कृषि, परिवहन और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है। यह एक कार्बन बजट प्रणाली शुरू करता है, जहां बड़े उत्सर्जकों को निर्धारित सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्त कार्बन करों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर विच पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है कोचीन पोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, थर्ड ऑप्शन है दीनदयाल पोर्ट या फोर्थ ऑप्शन है मैंगलोर पोर्ट। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, जिससे कृषि निर्यात और आयात क्षमताएं बढ़ेंगी। बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित किया जाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना, अपव्यय को कम करना और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करना है। यह गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात का समर्थन करेगा। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि यह पहल किसानों को सशक्त बनाने और भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उस तूफान का नाम क्या है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है? What is the name of the typhoon that recently wreaked havoc across Taiwan, the Philippines and parts of southeastern China? फर्स्ट ऑप्शन है टाइफून थेल्मा, सेकेंड ऑप्शन है टाइफून गेमी, थर्ड ऑप्शन है टाइफून ईव या फोर्थ ऑप्शन है टाइफून बारीजात। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाइफून गेमी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में टाइफून गेमी ने ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण मनीला खाड़ी में 1.4 मिलियन लीटर तेल से लदा एक तेल टैंकर डूब गया। इस तरह के तेल रिसाव तब होते हैं जब परिवहन, अपतटीय ड्रिलिंग या टैंकर दुर्घटनाओं के दौरान कच्चे तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद पर्यावरण में छोड़े जाते हैं। इन रिसावों का पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समुदायों पर गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। फैले पदार्थों में गैसोलीन और डीजल जैसे परिष्कृत उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जो अक्सर कच्चे तेल की तुलना में अधिक जहरीले और हानिकारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? Recently, which country has assumed the chair of Asian Disaster Preparedness Center for 2024 to 2025? फर्स्ट ऑप्शन है भारत,
सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड या फोर्थ ऑप्शन है रूस। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। चीन से कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख राजेंद्र सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की भी अध्यक्षता की है। 1986 में स्थापित एडीपीसी एक गैर लाभकारी क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करता है। जलवायु और शहरी लचीलापन पर वैश्विक पहलों का समर्थन करता है। संस्थापक सदस्यों में चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्री की बैठक EASFMM कहाँ आयोजित की गई है। रिसेंटली वेयर वॉज द 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग EASFMM हेल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है बीजिंग चीन में, सेकेंड ऑप्शन है वियतनाम लाओ PDR में, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली भारत में या फोर्थ ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम लाओ PDR में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 जुलाई 2024 को वियतनाम लाओ PDR में भारत के साथ आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भाग लिया। 25 से 27 जुलाई तक उनकी 3 दिवसीय यात्रा में आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों में भागीदारी शामिल थी। आसियान के अध्यक्ष के रूप में लाओ PDR ने इन कार्यक्रमों की मेजबानी की। लाओ PDR के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलीम अक्से कोमासिथ ने भी इसमें भाग लिया। सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और अगले 5 वर्षों में आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ग्रीनियम क्या है। व्हाट इज द ग्रीनियम रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। फर्स्ट ऑप्शन है सभी प्रकार के बॉन्ड पर दिया गया प्रीमियम, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन बॉन्ड जारी करने की अतिरिक्त लागत, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता को संबंधित कूपन भुगतान पर होने वाली बचत या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ग्रीनियम क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता को संबंधित कूपन भुगतान पर होने वाली बचत। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने निजी निवेशकों के लिए
संधारणीय निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत के सॉवरेन ग्रीनफील्ड ऑफरिंग से कम ग्रीनियम को नोट किया। ग्रीनियम या ग्रीन प्रीमियम ग्रीन बॉन्ड के लिए कूपन भुगतान पर जारीकर्ताओं द्वारा प्राप्त बचत को संदर्भित करता है, जिसमें उनके संधारणीय अपील के कारण पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में कम उपज होती है। ग्रीन बॉन्ड अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसों और ऊर्जा दक्षता जैसी हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं। ये बॉन्ड निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो संधारणीयता लाभों के लिए कम रिटर्न स्वीकार करने को तैयार हैं, जिससे भौतिक और वित्तीय दोनों जोखिम कम हो जाते हैं। यह ग्रीन प्रोजेक्ट्स को जारीकर्ताओं के लिए वित्तीय रूप से आकर्षक बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के लिए किस क्षेत्र में मैग्नेटोफॉसिल्स को देखे हैं? Recently, researchers have spotted magnetofossils in which region of India? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफिल्स देखे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख क्षेत्र में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने भारत के लद्दाख में रॉक वॉर्निश परतों में मैग्नेटोटोकिट बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों मैग्नेटोफिल्स की खोज की। ये प्रोकैरियोटिक जीव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं और मीठे पानी और समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। वे इष्टतम ऑक्सीजन स्तरों का पता लगाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया में छोटी थैलियों में लौह युक्त कण होते हैं जो कंपास के रूप में कार्य करते हैं, जिससे मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के छोटे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल उन्हें पानी में बदलते ऑक्सीजन स्तरों को नेविगेट करने में मदद करते हैं। माना जाता है कि ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी के सबसे शुरुआती निवासियों में से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम 2.0 लॉन्च की है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड SMS 2.0 दी अपग्रेडेड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम 2.0 लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात मंत्रालय ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इस्पात मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सुसंगत और प्रामाणिक डेटा के लिए एक मजबूत डेटा प्रविष्टि प्रणाली है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों का दूसरा खंड जारी किया, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। 2019 में शुरू किया गया सिम विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करता है,
नीति निर्माण और उद्योग के विकास में सहायता करता है। एपीआई एकीकरण और डेटाबेस कनेक्शन के साथ सिम 2.0 गुणवत्ता नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और इस्पात आयात के सीमा शुल्क विश्लेषण में सुधार करता है, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग को लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन को समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी मिली है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ फंडिंग ऑफ $215.6 million from the Green Climate Fund for financing mitigation and adaptation projects? फर्स्ट ऑप्शन है सिडबी, सेकेंड ऑप्शन है नाबार्ड, थर्ड ऑप्शन है एफसीआई, फोर्थ ऑप्शन है भेल। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन मिले। जीसीएफ दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है, जिसकी स्थापना 2010 में COP 16 में की गई थी और यह UNFCCC के तहत संचालित होता है। यह लचीले वित्त पोषण समाधानों का उपयोग करके विकासशील देशों में परिवर्तनकारी जलवायु कार्यवाही का समर्थन करता है। FMAP कम उत्सर्जन जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों के लिए MSMEs को लगभग 10,000 रियायती ऋण प्रदान करेगा, जिसका लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 35.3 मिलियन टन कम करना है। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के बाद यह सिडबी की दूसरी GCF स्वीकृत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।